पराली का बहुत अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए और हो सकता है। गांव में बच्चों को कोई ऐसी डायरेक्शन देने वाला कोई होता नहीं है, बस स्कूल में जो टीचर थे वही जो दिशा दिखाते थे उसी के अनुसार चलते थे। माता पिता तो बिल्कुल अनपढ़ थे। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि एक होता है आदमी का वर्क कमिटमेंट, और वर्क कमिटमेंट होने के साथ साथ कंसिस्टेंसी, और वही मैंने हमेशा रखी। हाँ, शिक्षा नीति जो 2020, जिसको NEP 2020 बोलते हैं, ये अपने आप में संपूर्ण नीति है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब मैं काम करने के लिए मैंने ज्वाइन किया, मुझे भी लगा कि यहाँ क्या करेंगे, कुछ जितना करेंगे उतना ही कम होगा। मेरे जीवन के आदर्श तो मेरे माताजी पिताजी रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP इंडिया के इस मंच से प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। NJP इंडिया हर रविवार को इसी तरह की प्रेरक स्टोरी आपके बीच लेकर आ रहा है। आज आप जो स्टोरी सुन रहे हो वह प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी सीरीज की 24वीं कड़ी है। इस बार हमारी स्टोरी के नायक ऐसे शिक्षाविद हैं जो एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू करते हैं तो रुकते नहीं हैं। माइक्रोबायोलॉजी में PhD के बाद भी कुछ नया करने की ललक बनी रहती है। UK की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट के बाद भी उनका अध्ययन का सिलसिला जारी रहता है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा जगत के जाने माने चेहरे प्रोफेसर रमेश चंद्र कुहाड़ की। रमेश चंद्र को उनके पूरे नाम की बजाय प्रोफेसर RC कुहाड़ के नाम से जाना जाता है। भोपाल विश्वविद्यालय से सेवा की शुरुआत करने के कुछ समय बाद कुहाड़ दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर, हेड, डीन और ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में सेवाएं देते हैं। UGC के मेंबर बनते हैं और इसके बाद एक लंबी छलांग लगाते हुए हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में कुलपति का दायित्व संभाल लेते हैं। इनके लगभग 250 पेपर प्रकाशित हुए, 20 से अधिक रिसर्च कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। यूनिवर्सिटी व कॉलेज स्तर पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लिए पॉलिसी और गाइडलाइन तैयार करवाने में सहयोग देते हैं। कोरोना के दौरान प्रोफेसर कुहाड़ एक नई भूमिका में आते हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की शेड्यूलिंग के लिए गाइडलाइन तैयार करवाते हैं। एक खास बात यह भी है कि इस वर्ष चौथी बार उनका नाम विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुआ है। साधारण किसान भीम सिंह व रामदेवी के घर जन्मे एक किसान के बेटे का यह सफर निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक होगा। उनकी पत्नी सरोज कुहाड़ का जिक्र किए बिना इस शिक्षा के नायक का सफर अधूरा है। उच्च शिक्षित सरोज ने खुद को बैकफुट पर रखकर पति को फ्रंट फुट पर आने का अवसर प्रदान किया। सरोज ने खुद को बैकफुट पर रखकर अपने पति की थीसिस तैयार करवाने में भी काफ़ी मदद की। अब बात करते हैं बेटी की। प्रोफेसर कुहाड़ की बेटी उर्वशी दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर है, जबकि बेटे हर्ष कुहाड़ एक नामी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हैं। हमारी सहयोगी शैली शर्मा व कोमल राव ने प्रोफेसर कुहाड़ व उनके स्वजनों से बात की। आप इनकी बातें सुनिए और जीवन में कभी हार न मानने का संकल्प लीजिए। एक अनुरोध भी, कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। आइए प्रोफेसर कुहाड़ को सुनते हैं। कुहाड़ साहब, हमने आपकी डिग्रियों के बारे में जाना, हमने पढ़ा कि आपकी बहुत सारी डिग्री है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि बचपन से लेकर के PhD तक के सफ़र में कैसे कैसे आपको क्या परेशानियाँ और आपने कैसे इनको पाया है। शैली जी, सबसे पहले तो मैं NJP इंडिया का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। कि वैद्य साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए और हमारा एक परिचय लेने का प्रयास किया। मेरा प्राइमरी एजुकेशन हमारे गांव के स्कूल से शुरुआत हुई। गांव का स्कूल फर्श नहीं होते थे, पक्के कच्चे होते थे, आने जाने के रास्ते भी कच्चे थे। एक बार रुकना चाहूँगी, कौन से गांव से आप थे बिलोंग करते हो? हम हरसाना कला गांव, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आता है, वहाँ के एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। और हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो प्राइमरी एजुकेशन
जो गांव में था उसी से हुई है। उसके बाद हम मिडिल एजुकेशन के लिए 3 किलोमीटर पे एक दूसरा गांव था, वहाँ लहराड़ा नाम है उसका, उसमें गए। वहाँ तक हमने 7वीं कक्षा पास की और उसके बाद फिर हिंदू स्कूल सोनीपत चले गए। तो हमने मैट्रिकुलेशन जो है वो अपना हिंदू स्कूल से किया। और जो हिंदू स्कूल में हमें पढ़ाई का माहौल मिला, उसने हमें इस लायक बनाया कि हम पूरे हरियाणा में अपनी एक अच्छी मेरिट लेके आए। और उसके बाद से ईश्वर की कृपा से रास्ता खुल गया और ग्रेजुएशन जो है वो सोनीपत जाट कॉलेज से की थी। और उसके बाद एमएससी, एमफिल और पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में वो हमने भोपाल यूनिवर्सिटी से की। और पीएचडी के एकदम बाद मुझे पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिल गई थी। कॉमनवेल्थ फेलोशिप प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत हम अपनी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से करके आए। पोस्ट डॉक जब करने गए तो उससे पहले हमें नौकरी भी मिल गई थी उसी भोपाल यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और वहाँ से आने के बाद हम 2 साल तकरीबन भोपाल में रहे। उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में शिफ्ट हो गए और फिर यहाँ आके डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एस्टेब्लिश भी किया, पूरे कैंपस को आगे बढ़ाने की कोशिश की और इस तरह से जो है कारोबार चलता रहा। आपने अभी बताया आप किसान परिवार से थे, तो आपको पढ़ाई करने में क्या कोई प्रॉब्लम्स आई है, क्या क्या समस्याएं आई है, क्या स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ के पीछे? स्ट्रगल तो गांव में बच्चों को कोई ऐसी डायरेक्शन देने वाला कोई होता नहीं है। बस स्कूल में जो टीचर थे वही जो दिशा दिखाते थे उसी के अनुसार चलते थे। ना कोई उस टाइम पे कोई टेलीविज़न होते थे, ना कोई ऐसे रेडियो होते थे कि जिनके जरिए आदमी कोई ऐसे मतलब विषय से आगे बढ़ के कोई चीज़ पता चल जाए। कि माता पिता तो बिल्कुल अनपढ़ थे और भी कोई ऐसा गांव में ऐसा नहीं मिलता था जो कि आगे के बारे में बताए। और उस टाइम पे ऐसा ही माहौल था कि बस ये सिखाया जाता था कि आपको साइंस पढ़ना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, 2 स्ट्रीम बताई जाती थी। तो हम जब मैट्रिक की तो उसके बाद यही था कि हमें डॉक्टरी करना है, तो मेडिकल लाइन में चले गए। एमबीबीएस किसी तरह से नहीं जो है ना कर पाए, तो हमने फिर अपना अप्लाइड जो साइंस की ब्रांचेज हैं उसमें से जो है माइक्रोबायोलॉजी चुन लिया। आपको फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम्स आई थी? फाइनेंशियली परमात्मा की कृपा से कोई ऐसी समस्या नहीं आई, क्योंकि इसमें मेरे पिताजी का बहुत ही एक क्लियर व्यू था। वो हमेशा समझते थे कि पढ़ाई की कितनी ज़रूरत है और सबसे पहले वो प्राथमिकता परिवार में बहन भाई जितने होते थे उनको आगे पढ़ाने की जो है वो हमेशा शिक्षा देते थे। और मेरे ज़िम्मे तो कभी खेत का ऐसा कोई कार्य भी नहीं था, लेकिन मेरे को चाव बहुत था कि मैं जो बाकी परिवार के लोग खेत में काम करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा मैं करता था। इसलिए मुझे वो अनुभव भी है कि खेत में कार्य कैसे होता है। इस सफ़र में आपका कोई साथी भी चला है, जैसे कि कहते हैं कि 2 दोस्त साथ चलते हैं स्कूल से और पीएचडी तक के, तो ऐसा भी कोई सफ़र आया आपके जीवन में? नहीं, मैं जो हमारे बैच के जो साथी रहे उनमें से कुछ लोग दूसरे किसी विषय में एमएससी पीएचडी तो ज़रूर किया उन्होंने, खासकर उनमें से 4 या 5 एग्रीकल्चर साइंसेज में गए और
एक या दो हो सकता है कि पीएचडी करके और रिसर्च में गए हों, लेकिन एजुकेशन में जिस तरह से मैंने प्रोग्रेस की, ऐसा तो मुझे हमारे बैच में कोई दूसरा नहीं था। अभी आपका चौथी बार विश्व के 2% वैज्ञानिकों में नाम आया है, तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि एक होता है आदमी का वर्क कमिटमेंट, और वर्क कमिटमेंट होने के साथ साथ कंसिस्टेंसी, और वही मैंने हमेशा रखी। मैंने कोई बहुत ज़्यादा दूसरी जो भी कार्य होते हैं साइड में कुछ हो, परिवार भी है या जो इस तरह से है, शायद उस पर कम ध्यान दिया हो, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च पे और अपनी एकेडमिक्स पे हमेशा कमिटमेंट को लेके कंसिस्टेंसी रखी, और ईश्वर की कृपा रही और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, दोस्तों की सपोर्ट, परिवार वालों की सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट 100%, उसी से जो है ना आगे बढ़ते रहे। और आपने बड़ी संख्या में रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, तो कुछ रिसर्च पेपर बताइए जो समाज के लिए अच्छे कारगर साबित हुआ। मेरे ज़्यादातर रिसर्च वो समाज को कोई ना कोई लाभ देने के उद्देश्य से ही काम किया मैंने, और उसी उद्देश्य पूर्ति की तरफ ही वो रिसर्च पेपर लिखे गए हैं। एक दो रिसर्च पेपर का नाम भी बताइए। हाँ, एक जो एरिया जिसमें के कई सारे रिसर्च पेपर हैं कि किस तरह से जो क्रॉप का जो वेस्ट होता है, जैसे कि गेहूं का ही है, तो गेहूं चारे का इस्तेमाल होता है पशुओं के लिए, तो इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए और इसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव बना दिया जाए ताकि ये 100% यूटिलाइजेशन हो जाए एनिमल जो खाता है। तो वो एक विधि डेवलप की। दूसरा, किस तरह से हमें इस तरह के जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं उससे बायोफ्यूल कैसे डेवलप करें, वो पायलट प्लांट स्केल तक की जो है ना प्रोसेस डेवलप की इस तरह से। और इनमें बहुत सारे एंजाइम्स जो है ना हमने प्रोड्यूस किए, वो भी पायलट स्केल तक उनका कहाँ कहाँ जो है ना यूटिलिटी होती है, एप्लीकेशन होती है इस एग्रीकल्चर वेस्ट को डिग्रेडेशन करने में, और बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोडक्ट बनाने में जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। आपका प्रोफेसर में और वाइस चांसलर भी रहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपका नई शिक्षा नीति है जो उसको लेकर के क्या दृष्टिकोण है, कितने समर्थक है, और आप विशेष रूप से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहाँ तक इम्प्लीमेंट करा पाए हैं? हाँ, शिक्षा नीति जो 2020 जिसको NEP 2020 बोलते हैं, ये अपने आप में संपूर्ण नीति है और मैं इसका बहुत पहले से ही एडवोकेट करता रहा हूँ। मैं बहुत ही इसके पक्ष में हूँ कि अगर ये पूर्ण तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। ये जब बन रही थी तब भी मेरा बहुत पार्टिसिपेशन रहा है। इसके बाद शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने के इस पे काम किया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाई, जो कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये मेरे हाथ में है। और पहली यूनिवर्सिटी है जिसने के सभी सब्जेक्टों में उसका पूरा करिकुलम सिलेबस इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बदलाव किया और जिसको कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है। पराली का मुद्दा अक्सर इन दिनों चर्चा में रहता है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, लोग जलाते हैं, तो इनका सदुपयोग करने के लिए आपने कार्य किया है, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पराली का बहुत अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए और हो सकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पराली का इस्तेमाल किया कि किस तरह से इथेनॉल बना सकते हैं। पराली को हमने जो है पहला ट्रीटमेंट जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद से उसमें से जो मटेरियल आया
उसको हमने हमारे पास, क्योंकि हमने एंजाइम भी प्रोड्यूस किए हुए थे, उन एंजाइम से जो है उसको ब्रेक डाउन करके शुगर बना लिया, और एक तरफ एक ऐसा मटेरियल इसमें बच जाता है जिसको कि इतना आसानी से डिग्रेड नहीं किया जा सकता, जिसको लिग्निन कहते हैं। तो शुगर जो आ गया हमारा, उस शुगर से तो जो है ना हम फर्मेंट करके इथेनॉल बना रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पायलट स्केल तक हमने इथेनॉल बना दिया। और ये जो अब लिग्निन बचा, इसके 20 ऐसे केमिकल कंपाउंड निकलते हैं जिनसे कि बहुत ही वैल्यूएबल इंडस्ट्री में जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें उनकी आवश्यकता होती है, ऐसे बहुत सारे केमिकल बन जाते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा सा इसका एक गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे और रिसर्चर को मौका दे कि वो लगातार काम करते रहें। रिसर्च कोई 10 साल में 20 साल में नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ ऐसी हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, आपने अगर ये प्रश्न पूछा है कि जितने एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं ये इतने हार्ड है, इतने डिफ़िकल्ट टू डिग्रेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो है इतने फैक्टर होते हैं और इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें इनका लाभ उठाना है सही, तो इन पे बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद इसके बहुत लाभ होंगे। और हमने इतना काम करके इसका इतना मटेरियल तैयार कर दिया है कि एक नया विषय शुरू हो सकता है हमारे देश में, और उसको पहल करनी चाहिए, जिसको कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इस विषय को अगर यहाँ कोई शुरू करता है तो एक नया रूप होगा एग्रीकल्चर का, और अल्टीमेटली इस एग्रीकल्चरल वेस्ट को अगर यूटिलाइज करने के साधन ना वो प्रोसेस निकल जाएंगी तो उसकी कीमत किसान को जाएगी। तो किसान की कीमत बढ़नी है और बढ़ानी है तो कुछ ऐसे भी रास्ते निकालने पड़ेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप कुलपति रहे हैं, तो आपकी उपलब्धियों के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने पूछा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब मैं काम करने के लिए मैंने ज्वाइन किया, मुझे भी लगा कि यहाँ क्या करेंगे, कुछ जितना करेंगे उतना ही कम होगा, और कार्य करने पे लग गए और ये नहीं पता चल रहा था कि क्या कार्य हो रहा है। लेकिन धीरे 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 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, रिसर्च फैसिलिटीज डेवलप हो गई, और एकेडमिक्स का तो ऐसा स्टैंडर्ड बन गया कि कुछ बहुत पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको भी हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी डॉक्टर स्मृति ईरानी, वो ये कहती थी कि अगर ठीक तरह से प्लानिंग करनी है किसी भी विश्वविद्यालय की तो वहाँ घूम के आओ, और चाहे ट्रेनिंग हो रिसर्चर के लिए हो चाहे टीचर्स के लिए हो, वो सब सुविधाएं हमने वहाँ डेवलप कर दी। वोकेशनल कोर्सेज हों, स्किल बेस्ड कोर्सेज हों, और जितने भी अप्लाइड लाइफ साइंसेस के कोर्सेज हैं वो सारे हमने विकसित करके और एक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग वहाँ डेवलप किया, और ये कमिटमेंट के साथ किया कि हम उसमें वो सारी फैसिलिटी तुम्हारा एक बैच जब तक निकलेगा वो दे देंगे जो कि NIT कुरुक्षेत्र या IIT में होंगी, और ऐसा ही किया। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई उसको पूर्ण रूप से फेज्ड मैनर में पूरा स्ट्रेटजिक रोड मैप तैयार करके और फर्स्ट फेज की इम्प्लीमेंटेशन भी की। ये आपकी बड़ी उपलब्धि रही है। वो जो है ना, आप देखिए आपकी लाइफ में आपका आदर्श कौन रहा जिसको देख कर के आप इस मुकाम तक पहुंचे? मेरे जीवन के आदर्श तो मेरे माताजी पिताजी रहे हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया,
व्यवहार सिखाया, शिष्टाचार सिखाया और जीवन में कैसे आगे जाना होता है वो सिखाया। लेकिन मेरे प्रोफेशनल जो आइडियल हैं वो प्रोफेसर वेद प्रकाश जी हैं, फॉर्मर चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रोफेशनली कैसे डेवलप किया जाता है, खुद को कैसे डेवलप किया जाता है और इंस्टीट्यूट को कैसे डेवलप किया जाता है। और इंस्टीट्यूशन डेवलप करने का मेरे को शुरू से ही ईश्वर ने मौका दिया। मैं जब भोपाल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ तो वो डिपार्टमेंट बिल्कुल नया था, जहाँ से कि हमने पीएचडी की। तो हमने पूरा डिपार्टमेंट डेवलप किया। फिर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आए तो ये डिपार्टमेंट भी बिल्कुल नया था, तो स्क्रैच से पूरा डिपार्टमेंट डेवलप किया, जिसमें रिसर्च फैसिलिटीज़, लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल लेवल की हैं। इसी बीच कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मुझे इनविटेशन आया कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आप डेवलप कीजिए, तो वहाँ का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट डेवलप किया। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा को डेवलप करने का मौका मिला और वैद्य साहब तो वहाँ गए हैं, कई बार गए हैं। और जब मैं वहाँ से लास्ट डे चलने लगा तो एक रिपोर्ट जो है मेरे साथियों ने तैयार की कि क्या क्या हुआ। जब वो मैंने पढ़ा तब मुझे भी ये हुआ कि यार ये कुछ हो गया है, कुछ तो किया है। कुछ तो किया। मिसेस कुहाड़, ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सर की सफलता के पीछे भी आपका योगदान रहा होगा, तो एक बार उसके बारे में जिक्र करिए कि आपने कैसे उनकी सहायता की, मदद की। मैंने ऐसे इनकी सहायता की। मैं भी पढ़ी लिखी थी जी। मैंने एमफिल किया, पीएचडी भी मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि इनका डेडिकेशन रिसर्च में बहुत है। तो ये कहते थे कि भी मेरा तो ये दिन रात का काम है, घर परिवार किसको देखना है, तुम्हें देखना है। तो मैंने अपना सपना करियर भी सब छोड़ दिया इनके लिए भी। मैंने अपने बच्चों को संभाला, अपने घर परिवार को, अपने इन लॉज को, मतलब जो भी चारों तरफ की जिम्मेवारियां थी वो सब मेरी थी। तो जैसा हाँ। कि अभी आपने बताया, सर का ध्यान हमेशा रिसर्च में रहा। रिसर्च में रहा। तो बच्चों के लालन पालन में भी काफी दिक्कतें आती हैं। नहीं। आपका भी एक पीछे स्ट्रगल रहा होगा। यूं है कि अकेले हाँ बड़ा था थोड़ी मेहनत तो रही, पर ये उसमें भी जितना भी टाइम मिलता था मतलब काफ़ी हेल्प करते थे, केयरिंग रहे हैं। भी सबका यूं था कि हाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो और बच्चों का भी ख्याल रखना है, वो तो रहा नहीं। ऐसी मतलब यूं है कि हाँ मेहनत भरा तो रहा मेरा खूब। कभी गांव में भी रहना हुआ या सीधा शहर में शादी के बाद? नहीं, गांव में ऐसे होता था कि वीकेंड पे जाते थे। तो आपकी शादी तक सर जॉब लग चुके थे? ये हाँ भोपाल में थे। तो मैं हाँ जब हम वहाँ से तो नहीं आ पाते थे, पर जब हम दिल्ली आए तो ये हमारा था, मैं हर वीकेंड पे उनसे मिलने जाना है। तो ये इतना रहता था। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। उर्वशी, आपने अपने पापा का स्ट्रगल इतना देखा नहीं होगा, लेकिन जितना भी देखा है उससे क्या सीखा? मैं ये कहूँगी कि मैंने इनका स्ट्रगल हर स्टेप पे इस तरीके से देखा है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती है और डेडिकेटेड है। बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत ही कमिटेड हैं। और हमारी पढ़ाई में डैडी ने इतनी हेल्प करी है, कंसिस्टेंटली गाइडेंस रखी है हमारे साथ, हमें क्या करना है, कहीं भी हेल्प चाहिए तो मैं लेके चलता हूँ, तो वो रहा है। ऑल्दो एक टाइम कंस्ट्रेंट रहता था कि इनके रिसर्च से टाइम कभी कभी कम मिलता था, बट अदरवाइज हमारे साथ थरो सपोर्ट रहा है। इनफैक्ट जैसे इनका पैशन रिसर्च और टीचिंग है, मेरा पैशन भी टीचिंग है। तो आप एक बार अपनी जॉब और अभी आप क्या कर रहे हैं सबके बारे में बता दीजिए। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, रामलाल आनंद कॉलेज साउथ कैंपस। और मैं वहीं पर बहुत यंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। सो आई टीच लिटरेचर का मेरा पोर्शन है, लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं डैडी के गाइडेंस के थ्रू यूनिवर्सिटी में जा पाई। प्रोफेसर बनने की इंस्पिरेशन वहाँ से आई है? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से ही फिर मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट था।
पढ़ना है और पढ़ाना है। बहुत बार बोलते थे, बेशक डैडी ने भी बोला कि आईएएस की कोचिंग करो, आप यूपीएससी है, तो मुझे नहीं करना था। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। तो अदरवाइज डैडी के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा है, गपशप भी करते हैं, आपस में थोड़ा सा आर्ग्यू भी कर लेते हैं, तो सब कुछ चलता है। तो वो उतनी स्पेस देते हैं। आपका आगे रिसर्च में इंटरेस्ट है? बिल्कुल है। उनकी और मेरी रिसर्च वेरी करती है। मेरा लिटरेचर बेस्ड है, इनका एक्सपेरिमेंट और लैब वर्क बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि मेरी रिसर्च ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं उसको कंटिन्यू रखना चाहूँगी। हर्ष, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा अपनी पढ़ाई और जॉब के बारे में बताइए पहले। हाँ जी, मैंने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स में। पोस्ट दैट मैंने एक्सेंचर में 2 साल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम किया है। उसके बाद मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया है और उसके बाद मैंने 3 से 4 मेजर आईटी ब्रांड्स में काम किया है। करंटली मैं टेक महिंद्रा में एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ, वो गुड़गांव बेस्ड ही है। तो आपकी इस जर्नी में आपके पापा का क्या योगदान रहा है आपके लिए? बहुत बड़ा रोल रहा है, मेरे मेंटोर रहे हैं। मेरे फादर तो हैं ही और मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, तो हमेशा मुझे वो लिबर्टी दी है कि मुझे क्या चूज़ करना है, क्या करना है। और जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं इनके पास आया हूँ प्रोफेशनली, पर्सनली, और उन्होंने मुझे अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया, पर हमेशा समझाया है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वही कीजिए। अगर अपने पापा की अब तक के स्ट्रगल को देखते हैं, उनकी कामयाबी को देखते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप कम शब्दों में? मैं यही कहूँगा कि पोटेंशियल तो बहुत लोगों में होता है, पर डिसिप्लिन बहुत कम लोगों में होता है, और इनमें वो एक डिसिप्लिन रहा है कि हर दिन उतना ही एफर्ट देना है, तो ये इनको दूसरों से डिस्टिंग्विश करता है।